Hello students, this is lecture number 4. राइट चैप्टर का नाम आप सभी को पता होगा। हम चैप्टर पढ़ रहे हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। पिछले लेक्चर में दैट इज लेक्चर नंबर 3 में हमने डिस्कस किया था अबाउट द सेल वॉल। राइट सेल वॉल जो है उसके बारे में पूरा डिटेल निचोड़ हमने निकाल कर रखा था। अब आज का जो लेक्चर है लेक्चर नंबर 4, लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द टॉपिक सेल मेम्ब्रेन। राइट सो बहुत अच्छे से समझो कि सेल मेम्ब्रेन क्या होता है। मैं इसलिए बोल रहा हूं बहुत अच्छे से समझो बिकॉज ये टॉपिक से क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा आते हैं। राइट ये बहुत फेवरेट टॉपिक है एग्जामिनर का फ्रॉम द चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ओके सो लेट्स स्टार्ट। तो आप सभी को याद रखना है कि सेल मेम्ब्रेन इज आल्सो नोन एज बायोमेम्ब्रेन। राइट सो मैंने यहां पर बताया हुआ है सेल मेम्ब्रेन इज आल्सो नोन एज बायोमेम्ब्रेन। सो आप सभी को यहां पर दिख रहा होगा सेल मेम्ब्रेन इज नोन एज बायोमेम्ब्रेन एंड व्हाट डज द सेल मेम्ब्रेन मीन्स। सो याद रखो इट इज अ quasi fluid elastic pliable quasi fluid elastic pliable and film like thin partition। इसका मतलब क्या होता है, बहुत सिंपल है, ध्यान से सुनो। क्वासी फ्लूइड मतलब होता है जेली लाइक। ओके सो जस्ट रिमेंबर दैट व्हाट डू यू मीन बाय क्वासी फ्लूइड। जेली लाइक इलास्टिक, इलास्टिक आप सभी को पता है व्हाट डू यू मीन बाय इलास्टिक, एंड इट इज प्लाइबल दैट मीन्स इट इज फ्लेक्सिबल। क्लियर है। सो याद रखना है कि कुछ प्रॉपर्टीज बताई हैं बायोमेम्ब्रेन्स की। एंड फिल्म लाइक थिन, फिल्म मतलब लेयर है ये एक, ठीक है, लेयर विच इज वेरी मच थिन एंड इट इज लाइक अ पार्टीशन। ठीक है, लेयर पतली है और ये एक पार्टीशन की जैसे काम करती है। और कहां कहां प्रेजेंट होंगी, अकरिंग इनसाइड एंड आउटसाइड द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। सो अकरिंग इनसाइड एंड आउटसाइड द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। तो ये बहुत सिंपल डेफिनेशन दिया हुआ है सेल मेम्ब्रेन का। It is a quasi-fluid, elastic, pliable and film-like thin partitions occurring inside and outside the cytoplasm of the cell। इसको बहुत अच्छे से समझो बिकॉज ये बेसिक डेफिनेशन है जिससे आप इसके एप्लीकेशन को समझोगे। यहां पर मैंने एक डायग्राम दिया हुआ है। इस डायग्राम में आप सभी को अगेन ये दिख रहा होगा, राइट, दिस पार्ट, इफ यू कैन सी दिस पार्ट, ये जो है ये क्या इंडिकेट कर रहा है, इट इज इंडिकेटिंग द सेल मेम्ब्रेन विच इज आल्सो नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। राइट सो तीन नाम हैं, पहला नाम है सेल मेम्ब्रेन, दूसरा नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड थर्ड नेम इज बायो मेम्ब्रेन। सो यहां पर देखो साइटोप्लाज्म के अराउंड ये प्रेजेंट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बराबर है। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो, इट इज आल्सो प्रेजेंट अराउंड द सेल ऑर्गेनल्स। ये न्यूक्लियस दिख रहा है, न्यूक्लियस के अराउंड भी आप सभी को एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर दिखेगा, वो है सेल मेम्ब्रेन, याद रखना है। उसके अलावा यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया दिख रहा है आपको, माइटोकॉन्ड्रिया में भी आप देखो इसके अराउंड एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, इट इज अ मेम्ब्रेन। राइट ये जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, मेम्ब्रेन। और याद रखना है जब भी सेल ऑर्गेनल्स में मेम्ब्रेन सुनो तो उससे एक ही चीज याद रखनी है, सेल मेम्ब्रेन। राइट इसके अलावा यहाँ पर आपको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिख रहा होगा। यहाँ पर देखो ये भी एक क्या है, मेम्ब्रेन है। राइट ये दिख रहा है आप सभी को, ये सब क्या है, मेम्ब्रेन है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। ये डायग्राम मैंने इसलिए आपको बताया बिकॉज यहाँ पर आपको मेम्ब्रेन दिखाई देगा, मेम्ब्रेन का मतलब और अच्छे से समझ में आएगा। ओके सो जस्ट रिमेंबर। अब नेक्स्ट देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, इट अकर्स इन बोथ यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स। राइट हमने देखा था सेल मेम्ब्रेन प्रोकैरियोट में प्रेजेंट था, बैक्टीरिया में प्रेजेंट था, माइकोप्लाज्म में प्रेजेंट था, ब्लू ग्रीन एल्गे में प्रेजेंट था। राइट सो इट इज प्रेजेंट इन बोथ यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल। उसके बाद याद रखो
कि जो सेल मेम्ब्रेन है इट सेपरेट्स द सेलुलर प्रोटोप्लाज्म फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ठीक है, अब इस वर्ड का मतलब क्या है, देखो ये क्या कर रहा है, जो साइटोप्लाज्म है क्या कर रहा है, ये साइटोप्लाज्म जो है उसके अराउंड प्रेजेंट है, राइट। सो साइटोप्लाज्म को कंबाइन कर देंगे हम न्यूक्लियोप्लाज्म के साथ तो बन जाएगा प्रोटोप्लाज्म, राइट। ये मैंने ऑलरेडी आप सभी को इंट्रोडक्शन लेक्चर में बताया हुआ है। सो देखो सेल मेम्ब्रेन जो है वो क्या कर रहा है, जो सेल के अंदर वाली चीजें हैं उनको एनवायरनमेंट से, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से क्या कर रहा है, अलग कर रहा है। ठीक है, इसको याद रखना है, अभी हम इसको और अच्छे से समझेंगे। इसके अलावा इंटरनल मेम्ब्रेनस पार्टीशंस, जैसे मैंने पिछले डायग्राम में आपको बताया था कि कैसे न्यूक्लियस के अराउंड मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया के अराउंड मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, राइट। सो वैसे ही यहां पर वही चीज दी है कि इंटरनल मेम्ब्रेनस partition occurring in eukaryotic cell as a covering of several cell organelles like nucleus, plastids, Golgi bodies, peroxisomes। plastids मतलब यहां पर हो सकता है क्लोरोप्लास्ट। सो इतना याद रखना है स्टूडेंट्स, it occurs in both प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। सो यहां पर मैं आपको डायग्राम से बनाऊंगा कि देखो यहां पर ये दिख रहा है, सो दिस इज सेल मेम्ब्रेन, दोनों में दिखाई दे रहा है, इट इज कॉमन इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। इसके अलावा देखो मैंने बताया है कि जो यूकैरियोटिक्स हैं उनमें इंटरनल सेल ऑर्गेनल्स के अराउंड भी प्रेजेंट है, राइट। सो ये क्या है, न्यूक्लियस है, और ये न्यूक्लियस के अराउंड ये जहां पर मैं अभी आप सभी को हाईलाइट कर कर दिखा रहा हूं वो क्या है, इट इज द मेम्ब्रेन, राइट। सो याद रखना है, अभी ये माइटोकॉन्ड्रिया है बेसिकली, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के भी अराउंड आपको क्या दिखाई दे रहा है, मेम्ब्रेन, राइट। सो याद रखना है कि internal membranous partitions also occur in eukaryotic cell as a covering of several cell organelles। इसके बाद it separates the cellular protoplasm। सेल का जो प्रोटोप्लाज्म है, राइट, ये क्या है, अपना सेल मेम्ब्रेन है, तो ये क्या कर रहा है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को प्रोटोप्लाज्म से अलग कर रहा है। ये सपोज ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और ये जो प्रोटोप्लाज्म है, राइट, ये सेपरेट हैं बिकॉज ऑफ दिस सेल मेम्ब्रेन। तो इतनी बातें क्लियर रखनी है। सो आगे बढ़ते हैं। सो अब यहां पर थिकनेस, राइट, थिकनेस दिया हुआ है सेल मेम्ब्रेन का, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, एंड जो एवरेज थिकनेस है वो है 50 to 100 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, 75 एंगस्ट्रॉम, 50 to 100 एंगस्ट्रॉम। And also you should know that जो biomembrane है, it is not visible under the light microscope, but it is visible under electron microscope and they appear like trilaminar। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, अभी हम देखने वाले हैं, what do you mean by trilaminar। so ये 3 पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट, देखो यहाँ पर ये 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट जहां पर थिकनेस के बारे में बताया है, और यहाँ पर ये पॉइंट दैट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर जो सेल मेम्ब्रेन है दे अपीयर लाइक अ ट्राइलेमिनार। ठीक है, करते हैं। सो यहाँ पर देखो ट्राइलेमिनार आपको दिखाई देगा, राइट। अब ट्राइलेमिनार कैसे देखेंगे, सो यहाँ पर देखो ये लेमिनार मतलब याद रखना, व्हाट डू यू मीन बाय लेमिनार, इट इज लाइक प्लेट। ठीक है, लेमिना आपने वर्ड सुना होगा। सो ये एक है, राइट, इसके अलावा ये एक है और ये एक 3 है। तो यहाँ पर आपको डिस्क जैसा कुछ शेप का एक लेयर मिलेगा, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ भी डिस्क शेप का एक लेयर मिलेगा, और बीच में भी आपको एक लेयर मिलेगा। ठीक है, और याद रखना है कि ये जो मिडिल वाला लेयर है दैट इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड, एंड जो डिस्क वाले लेयर हैं दैट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। तो आप सभी को थोड़ा अंदाजा हो गया होगा कि जो सेल मेम्ब्रेन है ये 2 चीजों से बनता है, मोर इंपॉर्टेंट 2 चीजें हैं, वो है फॉस्फोलिपिड एंड अ प्रोटीन, राइट। सो यहाँ पर उसका भी थिकनेस दिया हुआ है कि प्रोटीन से लेकर ये जो मिडिल लेयर है उतने तक का जो थिकनेस होता है वो होता है 20 एंगस्ट्रॉम, राइट। और जो 2 लेयर हैं
इस मिडिल लेयर में भी दो लेयर है, राइट, दिस वन एंड दिस वन, राइट, ये एक लेयर है और ये एक लेयर है। सो दो लेयर को मिलाकर कितना थिकनेस होता है 35 एंगस्ट्रॉम। फिर से ये दोनों लेयर के बीच का भी थिकनेस कितना होता है 20 एंगस्ट्रॉम। सो अभी और ज्यादा डिटेल में हम डिस्कस करने वाले हैं सेल मेम्ब्रेन। तो याद रखना है कि कैसे ये 75 एंगस्ट्रॉम बनता है। और एक और बात याद रखनी है कि जो सेल मेम्ब्रेन है इट इज मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट, मोर इंपॉर्टेंट टू कंपोनेंट्स, दैट इज प्रोटीन्स एंड फॉस्फोलिपिड्स। ओके, सो लेट्स मूव अहेड। सो अब हम नेक्स्ट डिस्कस कर रहे हैं अबाउट द कॉम्पोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। कॉम्पोजिशन मैंने अभी ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है, इट इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन्स, राइट। सो यहां पर वही बताया हुआ है, केमिकली अ बायोमेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ लिपिड्स। लिपिड्स में कौन सा लिपिड है? फॉस्फोलिपिड। लिपिड का मतलब क्या होता है? लिपिड इज नथिंग बट कॉम्बिनेशन ऑफ फैटी एसिड्स एंड अल्कोहल। इसको अच्छे से याद रखो, लिपिड इज मेड अप ऑफ फैटी एसिड एंड अल्कोहल, तो उसको बोलेंगे हम एक सिंपल लिपिड। बट उसमें कोई एक एक्स्ट्रा ग्रुप ऐड हो जाए, जैसे कि मान लो फॉस्फेट ऐड हो जाए, तो उसको हम बोलेंगे फॉस्फोलिपिड। व्हाट डू यू मीन बाय फॉस्फोलिपिड? लिपिड प्लस फॉस्फेट, राइट। सो याद रखना है कि लिपिड जो है इट इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन which constitute 20 to 79%. अपार्ट फ्रॉम दैट प्रोटीन्स, अभी हमने देखा है पिछले स्लाइड में कि प्रोटीन्स प्रेजेंट था वहां पर, तो प्रोटीन्स कितने परसेंट होंगे? 20 to 70%। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट के भी बहुत ही ट्रेस अमाउंट प्रेजेंट होते हैं 1.5%। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जाहिर सी बात है सेल मेम्ब्रेन एक जेली लाइक लेयर है, तो वाटर तो प्रेजेंट होगा ही। वाटर कितना परसेंट होगा? 20%। तो ये बेसिक केमिकल कॉम्पोजिशन याद रखना है, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड वाटर। अब कार्बोहाइड्रेट के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। मेम्ब्रेन कार्बोहाइड्रेट्स अकर ऑलमोस्ट इनवेरिएबली इन कॉम्बिनेशन। जो कार्बोहाइड्रेट है वो कॉम्बिनेशन में होता है। किसके साथ कॉम्बिनेशन में होता है? प्रोटीन्स और लिपिड्स के साथ। या तो प्रोटीन्स के साथ कॉम्बिनेशन में होगा या तो लिपिड के साथ कॉम्बिनेशन में होगा। कौन? कार्बोहाइड्रेट। जब प्रोटीन के साथ कॉम्बिनेशन में होगा तो कार्बोहाइड्रेट को हम बोलेंगे ग्लाइकोप्रोटीन्स, और जब लिपिड के कॉम्बिनेशन में होगा तो उसको हम बोलेंगे ग्लाइकोलिपिड। दोनों को बोलेंगे कार्बोहाइड्रेट ही, बट यहां पर कार्बोहाइड्रेट के अलावा कुछ ट्रेस प्रोटीन होगा, कुछ ट्रेस लिपिड होगा। सो ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड। जैसे फॉस्फोलिपिड पढ़ा तो आप लिपिड भी था और फॉस्फेट भी था, तो सेम चीज यहां पर है। कार्बोहाइड्रेट के साथ प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट के साथ लिपिड। तो याद रखो कि सेल मेम्ब्रेन में कार्बोहाइड्रेट जो है ये कॉम्बिनेशन में प्रेजेंट होता है। कॉम्बिनेशन में किसके साथ? प्रोटीन्स और लिपिड्स के साथ। अब एक और चीज यहाँ पर एक स्टैट्स दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टैट्स है बच्चों। इन ह्यूमन बींग्स द मेम्ब्रेन ऑफ द इरिथ्रोसाइट्स, इरिथ्रोसाइट्स मतलब होता है आरबीसी, इसके अंदर अप्रोक्सीमेटली 52% प्रोटीन्स है एंड 40% लिपिड्स है। याद रखना है एक ये जो यहाँ पर स्टैट्स दिया हुआ है ये थोड़ा उल्टा है, राइट। अभी हमने पढ़ा है कि लिपिड ज्यादा होगा सेल मेम्ब्रेन में, तो यहाँ पर इसीलिए ये स्टैट दिया हुआ है कि ये एक एक्सेप्शन है, राइट। सो याद रखना है कि जो आरबीसी का सेल मेम्ब्रेन होता है उसमें ज्यादा प्रोटीन होता है और लिपिड कम होता है। 52% प्रोटीन होता है एंड 40% लिपिड होता है। ओके, तो थोड़ा आगे बढ़ जाओ। द लिपिड मॉलिक्यूल्स इन मेम्ब्रेन आर एम्फिएटिक, ठीक है। एम्फी मतलब क्या होता है? बोथ, possessing both polar hydrophilic and non-polar hydrophobic ends। अब डिस्कस कर रहे हैं हम लिपिड मॉलिक्यूल्स के बारे में, राइट। अब किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं? लिपिड के बारे में। तो लिपिड जो है उसके स्ट्रक्चर में आपको एक हाइड्रोफिलिक रीजन दिखाई देगा जो कि पोलार होगा, और एक हाइड्रोफोबिक रीजन दिखाई देगा जो कि नॉन पोलार होगा। हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग एंड हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है वाटर हीटिंग। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, हाइड्रोफिलिक मतलब होता है वाटर लविंग एंड हाइड्रोफोबिक होता है वाटर हीटिंग। हाइड्रोफिलिक जो है वो पोलार एंड होगा और हाइड्रोफोबिक जो है वो नॉन पोलार एंड होगा। तो इतना याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सो अब थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं अबाउट
द स्ट्रक्चर ऑफ लिपिड। लिपिड का जो लेयर है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, फिर से बता रहा हूं, लिपिड जो है प्रोटीन्स से जो सेल मेम्ब्रेन है वो प्रोटीन से बन रहा है और उसके अलावा लिपिड से बन रहा है, राइट। सो अब हम सबसे पहले हमारा जो मेजर जो कंसर्न है वो है लिपिड के बारे में डिस्कस करना। ठीक है, सो लेट्स डिस्कस। तो यहां पर आपको डायग्राम दिख रहा है, राइट। ये डायग्राम देखो, ये एक फॉस्फोलिपिड का डायग्राम है। ये जो डायग्राम है ये किसका है? फॉस्फोलिपिड का। तो यहाँ पर आपको एक हेड दिखाई देगा और दो टेल्स दिखाई देंगे। इसको हम वन टेल नहीं बोलेंगे, इसको हम टू टेल बोलेंगे, नॉट वन टेल। सो जो हेड है वो क्या है? हाइड्रोफिलिक है, और जो टेल है वो क्या है? हाइड्रोफोबिक। कैसे पता चल रहा है? बिकॉज जो हेड है वो पोलार है और जो टेल है वो क्या है? नॉन पोलार। अभी हमने पिछले स्लाइड में देखा कि पोलार का मतलब होगा कि इट विल बी हाइड्रोफिलिक एंड नॉन पोलार का मतलब होगा इट विल बी हाइड्रोफोबिक। ठीक है, मतलब इन द सेंस हम उसको रिलेट करेंगे उन चीजों के साथ। सो द हाइड्रोफिलिक रीजन इज इन द फॉर्म ऑफ हेड, जैसे कि मैंने यहां पर बताया, while हाइड्रोफोबिक पार्ट कंटेन्स टू टेल्स ऑफ फैटी एसिड्स। राइट, लिपिड किससे बन रहा है? फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा? फैटी एसिड की टेल्स which usually occur towards the center of the membrane। ये कहां पर है? बीच में दिखाई दे रही है, राइट। कहां दिखाई दे रही है? बीच में, राइट। सो इसको याद रखना है। इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अ लिपिड बाइलेयर। सो दो लेयर है इसलिए इसको बोला है बाइलेयर। एक लेयर ये है, राइट, ये यहां से यहां तक एक लेयर है, फिर यहां से यहां तक एक लेयर है, तो दो लेयर है, तो इसीलिए हम इसको बोलेंगे बाइलेयर। ठीक है, द मोस्ट कॉमन लिपिड ऑफ द बाइलेयर इज फॉस्फोलिपिड। तो याद रखना है, मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें कौन सा लिपिड प्रेजेंट है? फॉस्फोलिपिड। कितने लेयर्स हैं? दो लेयर्स। दो लेयर होंगे तो उसको हम बोलेंगे बाइलेयर। और एक फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर याद रखना है। सिंगल फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर यहाँ पर ऊपर डायग्राम दिया हुआ है। उसके पास एक हेड होगा, दो टेल्स होंगे, हेड होगा हाइड्रोफिलिक, टेल होगा हाइड्रोफोबिक। ठीक है, तो आगे नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। सो व्हाट डू यू मीन बाय फ्लूइड मोज़ेक मॉडल? अब फ्लूइड मोज़ेक याद रखना है। मोज़ेक मतलब आप समझ सकते हो इसको इस तरीके से कि आप एक टाइल्स है, उस टाइल्स पर डिफरेंट डिफरेंट स्टोन्स हैं, राइट। एक टाइल है जिस पर डिफरेंट डिफरेंट स्टोन है। सेम चीज यहां पर है, आगे देखते हैं, क्लियर हो जाएगा। ये जो मॉडल है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, इट इज द रीसेंट मॉडल, इट इज द मोस्ट रीसेंट मॉडल ऑफ अ बायोमेम्ब्रेन which was given by S.J. Singer and G.L. Nicholson in the year 1972। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है जो याद रखना है, S.J. Singer and G.L. Nicholson। इतना बहुत ही अच्छे से याद रखना है नाम। अब ये मॉडल क्या कहता है? According to this model, the membrane, instead of having uniform deposition of lipids and proteins, ठीक है, instead of having uniform deposition of lipids and proteins, is a mosaic of the two and it is quasi fluid। जैसे मैंने बताया कि एक टाइल्स होगा, टाइल्स पर अलग अलग स्टोन्स होंगे, राइट। सेम चीज यहां पर है। ये जो सेल मेम्ब्रेन का मॉडल बताया था सिंगर एंड निकोलसन ने, उसमें बताया था मोज़ेक होता है दो का। वो दो चीज क्या है? लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। लिपिड्स में कौन सा लिपिड? फॉस्फोलिपिड। और ऑलरेडी पता है आप सभी को, इट इज अ सेल मेम्ब्रेन इज अ क्वासी फ्लूइड। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रोटीन्स आर लाइक आइसबर्ग इन द सी ऑफ लिपिड्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है ये, ठीक है। लिपिड जो है, it is like a sea in which proteins are like the pieces of ice। ठीक है, आप सभी ने मूवीज में, वेब सीरीज में, मे बी किसी ने ट्रिप पर देखा होगा कि सी होता है, सी पर ऊपर जो है फ्लोट करते हैं आइस। तो यहां पर वही बताया है कि लिपिड इज सिमिलर
to the sea and iceberg is similar to the proteins. तो ये क्लियर रखो, 3 पॉइंट क्लियर रखो स्टूडेंट्स। पहला तो ये जो मॉडल है, इट इज द मोस्ट रिसेंट मॉडल ऑफ बायोमेम्ब्रेन। मॉडल इज नथिंग बट उसका स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया था। लेट मी क्लियर दिस। फ्लूइड मोजाइक मॉडल, ये जो मॉडल है ये क्या एक्सप्लेन करता है? स्ट्रक्चर ऑफ द बायोमेम्ब्रेन। ओके, सो इसमें साइंटिस्ट के नाम याद रखने हैं आप सभी को, एस.जे. सिंगर एंड जी.एल. निकोलसन। उसके बाद याद रखना है about the proteins are like icebergs in the sea of the lipids। दो लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। सो प्रोटीन्स एंड फॉस्फोलिपिड, ये दो कंपोनेंट है सेल मेम्ब्रेन के, ये बताया था एस.जे. सिंगर एंड जी.एल. निकोलसन ने। यहाँ पर दिया हुआ है मोज़ेक ऑफ द टू, वो कौन सी दो चीजें हैं? फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन्स। तो थोड़ा हम अब प्रोटीन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो याद रखना है कि ये जो सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है उसमें दो टाइप के प्रोटीन्स आपको दिखाई देंगे। अब ये दो टाइप किस बेस पर डिफरेंशिएट किया है? इट इज बेस्ड ऑन द लोकेशन। सेल मेम्ब्रेन में कौन सा प्रोटीन कहाँ है, उस बेस पर डिफरेंशिएशन किया हुआ है। फिर से बता दूं, दो टाइप के प्रोटीन्स होंगे और ये जो डिफरेंशिएशन है दो टाइप का, इट इज बेस्ड ऑन द लोकेशन। सेल मेम्ब्रेन में कहाँ ये प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं। तो सबसे पहला है इंटरनल प्रोटीन्स विच आर कॉल्ड इंट्रिंसिक प्रोटीन्स, ऑल्सो कॉल्ड इंटीग्रल प्रोटीन्स। तो ये पहला टाइप है, दैट इज इंट्रिंसिक प्रोटीन्स ऑल्सो कॉल्ड इंटीग्रल प्रोटीन्स। और इसके अलावा जो नेक्स्ट टाइप है दैट इज एक्सटर्नल प्रोटीन विच आर नोन एज इंट्रिंसिक और पेरिफेरल प्रोटीन्स। तो दोनों के नाम आपको पता चल गए कि प्रोटीन्स में दो प्रोटीन्स प्रेजेंट है। पहला है इंट्रिंसिक प्रोटीन, इंटीग्रल प्रोटीन जो कि इंटरनल है, ठीक है। इंटरनल मतलब अंदर प्रेजेंट है, वो सेल मेम्ब्रेन में कहीं तो अंदर प्रेजेंट है। और जो एक्सटर्नल प्रोटीन है जो कि बाहर प्रेजेंट है, वो नाम है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन ऑल्सो नोन एज पेरिफेरल प्रोटीन। सो लेट्स डिस्कस अहेड। सो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताई हुई है, some of the intrinsic proteins run throughout the lipid bilayer, hence they are also called tunnel proteins or transmembrane proteins। अभी हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर जहां पर आपको क्लियर हो जाएगा। सो याद रखना है कि जो इंटरनल प्रोटीन्स हैं या फिर जो इंट्रिंसिक प्रोटीन्स हैं वो कहां पर हैं? दे रन थ्रू आउट द लिपिड बाइलेयर, मतलब लिपिड के साथ प्रेजेंट है, ठीक है। लिपिड का लेयर है, लिपिड के लेयर्स के बीच में ये घुसे हुए हैं, इसीलिए उनको बोला है टनल प्रोटीन्स, ठीक है। टनल प्रोटीन्स इसीलिए बोला हुआ है। इसके अलावा एक और चीज है जिस वजह से इनको टनल प्रोटीन बोला गया है, जो हम डिस्कस करेंगे आगे। नेक्स्ट, ये टनल प्रोटीन्स क्यों बोला गया है ये हमने देख लिया। अब एक और रीजन है जिस वजह से इसको टनल प्रोटीन बोला गया, बिकॉज दे फॉर्म चैनल्स फॉर द पैसेज ऑफ वाटर एंड वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस। तो इंट्रिंसिक प्रोटीन का यूज देख लिया कि इंट्रिंसिक प्रोटीन जो है ये क्या काम करता है? वाटर को अंदर आने देता है एंड उनके अलावा वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस को भी अंदर आने देगा। अब आगे बढ़ते हैं। इंट्रिंसिक प्रोटीन क्लियर हो गया होगा, तो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन के बारे में डिस्कस करते हैं। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स आर लोकेटेड सुपरफिशियली ऑन द टू सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन, दोनों सरफेस पर प्रेजेंट होगा। सिंस द लिपिड bilayer is quasi-fluid, the membrane protein may shift laterally, thus providing flexibility to the membrane। right, जो सेल मेम्ब्रेन है उसके अंदर जो लिपिड है या फिर जो quasi-fluid नेचर है लिपिड बाइलेयर का, उस वजह से जो प्रोटीन्स हैं वो क्या हो सकते हैं? आसानी से मूव कर सकते हैं लेटरली। कौन से प्रोटीन्स? एक्सट्रिंसिक, नॉट इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक तो दोनों लेयर्स या फिर लेयर्स के बीच में प्रेजेंट है, राइट। सो वो तो मूव नहीं कर सकते, बट एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स ऊपर ऊपर प्रेजेंट है सुपरफिशियली, जिस वजह से ये आसानी से मूव कर सकते हैं, ये याद रखो। इसके अलावा ये जो मेम्ब्रेनस प्रोटीन है, इनका दोनों की बात कर रहा हूं मैं, दोनों मेम्ब्रेनस प्रोटीन की बात कर रहा हूं। सो दे में फंक्शन एज एंजाइम एज परमिएज फॉर अलाउइंग फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। पढ़ेंगे हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या होता है इसका। दे ऑल्सो एक्ट एज कैरियर्स एज दे एक्टिवली ट्रांसपोर्ट डिफरेंट सब्सटेंसेस फ्रॉम क्रॉस द मेम्ब्रेन।
दे ऑल्सो एक्ट एज रिसेप्टर्स। तो ये जो मेम्ब्रेन प्रोटीन है, सेल मेम्ब्रेन पर जो प्रोटीन है, इनका एंजाइम के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है, कैरियर के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है और रिसेप्टर्स के भी तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखो एक बेहतरीन सा डायग्राम मैंने बताया हुआ है। अब इस डायग्राम को देखकर आप लोग को समझ में आ गया होगा क्या दिखाई दे रहा है, राइट? लेट्स सी। ये देखो यहां पर ये हेड दिख रहा है, करेक्ट। हेड के अलावा टेल दिख रहा है, यहां पर भी हेड दिख रहा है और ये टेल दिख रहा है, राइट? ये है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। अब इसके अलावा ये दिख रहा है आप सभी को, ये क्या है? इट इज इंट्रिंसिक प्रोटीन्स, राइट? इंट्रिंसिक प्रोटीन कहां प्रेजेंट है? दे आर प्रेजेंट in between the layers of the phospholipid bilayer. Intrinsic proteins याद रखना है, they are known as transmembrane protein, internally present है। internal दिख रहा है आप सभी को, कहां प्रेजेंट है? अंदर प्रेजेंट है, राइट? they are not present superficially। इसके अलावा आप सभी को यहाँ पर पेरिफेरल प्रोटीन दिखेगा, राइट? ये पेरिफेरल प्रोटीन्स हैं। इसके अलावा प्रोटीन्स ऊपर भी होंगे, ओके? यहाँ पर शो नहीं किया हुआ है, बट प्रोटीन्स जो है ऊपर भी आपको दिखाई देंगे, राइट? दोनों सरफेस पर होंगे, यहाँ पर भी, ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ भी। इसके अलावा आपको यहाँ पर देखो ग्लाइकोलिपिड दिखाई दे रहा है, ग्लाइकोप्रोटीन्स दिखाई दे रहे हैं, राइट? सो दिस इज द स्ट्रक्चर। बहुत सिंपल है, ज्यादा नहीं सोचना है आप सभी को, याद रखना है। अभी हमने प्रोटीन के बारे में डिस्कस किया, इंट्रिंसिक प्रोटीन्स, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स। इंट्रिंसिक प्रोटीन्स जो दे आर प्रेजेंट इन बिटवीन द फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, उनका काम होगा they form the channel for the transport of water and water soluble substance। ठीक है, अब थोड़ा और डीप में चलते हैं। देखो जो हेड है, हेड दिखाई दे रहा है आप सभी को, तो जो हेड है वो क्या है? हाइड्रोफिलिक है, और जो टेल है वो क्या है? हाइड्रोफोबिक है। सही है, हेड जो है हाइड्रोफिलिक है, टेल हाइड्रोफोबिक है। तो क्या होगा पता है आप सभी को? जब भी यहां से सपोज वाटर अंदर आएगा तो वाटर को ये लोग अलाउ नहीं करेंगे, ये जो लिपिड बाइलेयर है इससे वाटर अंदर नहीं जा पाएगा, बिकॉज जो टेल है वो क्या है? वाटर हेटिंग है ना, हाइड्रोफोबिक टेल है, राइट? तो ये जो है ये रेसिस्ट करेगा वाटर को। तो इस वजह से याद रखना है क्या प्रेजेंट है? इंट्रिंसिक प्रोटीन्स। ये इंट्रिंसिक प्रोटीन एक रास्ता है वाटर को और वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस को जाने के लिए। क्लियर रखना है, फिर से बता रहा हूं कि ये जो लिपिड बाइलेयर है यहां से वाटर या वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स मूव नहीं करेंगे, बिकॉज जो टेल है वो क्या है? हाइड्रोफोबिक है। और याद रखना है कहां से मूव करेंगे वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स और वाटर? थ्रू दिस इंट्रिंसिक प्रोटीन्स। इसलिए टनल जैसा दिख रहा है, लेट्स सी दिस, टनल के जैसा, इसलिए इसको बोला है टनल प्रोटीन्स। तो मुझे बताओ कि ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से क्या ट्रांसपोर्ट करेगा? क्या यहां से अंदर जाएगा? तो याद रखना है यहां से कौन से मॉलिक्यूल्स अंदर जाएंगे? जो लिपिड सॉल्युबल है, राइट? क्योंकि ये लिपिड के लिए थोड़ी रेजिस्टेंस है। तो याद रखना है कि यहाँ पर कौन से मॉलिक्यूल्स अंदर जाएंगे? जो लिपिड सॉल्युबल है। और वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल कहां से अंदर जाएंगे? थ्रू दिस इंट्रिंसिक प्रोटीन्स। सो लेट्स मूव। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो यहां पर फंक्शंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। द मेजर फंक्शन ऑफ cell membrane is compartmentalization। What do we mean by compartmentalization? कंपार्टमेंट बना कर दे रहे हैं, राइट? सेल मेम्ब्रेन हमने डिस्कस किया, तो सेल मेम्ब्रेन में मैंने बताया कि जो मेम्ब्रेन है ये सिर्फ साइटोप्लाज्म के अराउंड नहीं प्रेजेंट है, इट इज आल्सो प्रेजेंट अराउंड द सेल ऑर्गेनल्स। तो क्या कर रहा है वो? सेल ऑर्गेनल्स को और साइटोप्लाज्म को अलग कर रहा है और साइटोप्लाज्म को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से भी अलग कर रहा है। और अब बात करूं मैं सेल ऑर्गेनल्स की, तो एक कंपार्टमेंट जैसा बनाकर दे रहा है, राइट? दे separate the cells from external environment as plasma membrane and allow the cell organelles to maintain their identity, right? सेल मेम्ब्रेन है तभी तो एक सेल ऑर्गेनल की आइडेंटिटी कायम है। तो याद रखना है कंपार्टमेंटलाइजेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेजर फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। इसके अलावा सेकेंड पॉइंट, जो काम सेल वॉल का था वो कहीं ना कहीं सेल मेम्ब्रेन भी कर सकता है। सो सेल मेम्ब्रेन प्रोटेक्ट्स द
cell from injury. इसके अलावा they allow the flow of materials and information from different cell organelles of the same cell and between one cell and other. ठीक है, सो यहाँ पर फ्लो ऑफ मटेरियल होगा, जाहिर सी बात, राइट। देखो हम डिस्कस करेंगे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या होता है, राइट। उसके अलावा डिफ्यूजन, नॉर्मल डिफ्यूजन क्या होता है, ये सब टर्म्स अभी आगे डिस्कस करने वाले हैं, तो वहां पर आपको और ज्यादा चीजें क्लियर होगी। अभी ये पॉइंट इंपॉर्टेंट याद रखना है, दे अलाउ द फ्लो ऑफ मटेरियल फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गेनल्स ऑफ द सेम सेल, different organelles of the same cell and between one cell and other. याद रखो, the biomembrane provide organic connection between adjacent cell as plasmodesmata, right। बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक प्रॉपर कनेक्शन देता है दो एडजेसेंट सेल में प्लाज्मोडेस्माटा के फॉर्म में। सेल मेम्ब्रेन का एक मॉडिफिकेशन है, याद रखना है, इट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। प्लाज्मोडेस्माटा इज द मॉडिफिकेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो आगे बढ़ते हैं। अब मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट, जो कि क्या है, कैसे सब्सटेंस सेल के अंदर, सेल ऑर्गेनल्स से अंदर बाहर होते हैं और दो सेल के साथ कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। फिर से बता रहा हूं कि कैसे सब्सटेंस का पासेज होता है अक्रॉस द बायोमेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये तीन मेथड है। पहला मेथड है पैसिव ट्रांसपोर्ट, दूसरा मेथड है एक्टिव ट्रांसपोर्ट और तीसरा मेथड है बल्क ट्रांसपोर्ट। बल्क मतलब क्या होगा, बहुत ज्यादा अमाउंट में सब्सटेंस का ट्रांसपोर्ट होगा। पहला क्या है, पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, बल्क ट्रांसपोर्ट। वी आर डिस्कसिंग मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट। इट अकर्स बाय थ्री मेथड्स, पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड ट्रांसपोर्ट। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट पहले बच्चों डिस्कस कर लेते हैं। So in this mode of membrane transport, the cell does not spend any energy. The transport occur according to the concentration gradient. ठीक है, बहुत सिंपल है। देखो यहाँ पर मैं हूं, राइट। अभी हम स्टूडेंट और टीचर का जो एग्जाम्पल है उसको ले लेते हैं, राइट। तो आप जो है मेरा जो लेक्चर है उसको क्यों सुन रहे हो, क्यों अटेंड कर रहे हो। कहीं ना कहीं आप मानते हो कि आई हैव मोर नॉलेज एज कंपेयर टू यू ऑल गाइस, राइट। इसका मतलब मेरे पास ज्यादा नॉलेज है और आपके पास कम नॉलेज है, राइट। तो यहाँ पर एक क्या है, डिफरेंस है नॉलेज का, आपके पास कम, मेरे पास ज्यादा। और इस वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पर फ्लो ऑफ नॉलेज हो रहा है फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। तो याद रखना है कि यहाँ पर पैसिव ट्रांसपोर्ट भी उसी चीज से रिलेट करना है। यहाँ पर जो मूवमेंट होगा या फिर जो ट्रांसपोर्ट होगा, इट इज ड्यू टू द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का मतलब होता है डिफ्यूजन, सॉरी नॉट ग्रेडियंट का मतलब डिफ्यूजन नहीं होता है, ग्रेडियंट का मतलब होता है डिफरेंस। ओके, सो याद रखो कि कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मतलब देयर विल बी अ डिफरेंस इन द कॉन्सेंट्रेशन। और दूसरी बात पैसिव ट्रांसपोर्ट के बारे में याद रखनी है कि यहाँ पर एटीपी का यूज नहीं होगा। जो भी ट्रांसपोर्ट होगा that will be because of concentration gradient. There is no use of energy in this mode of transport. बहुत क्लियर रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चों। It occurs through two method, दो टाइप का पैसिव ट्रांसपोर्ट है, passive diffusion and facilitated diffusion. I repeat, two types of passive transport, passive diffusion and facilitated diffusion. Diffusion का मतलब आई थिंक आप सभी ने पढ़ा होगा, राइट। Diffusion is movement of ion solute, right, ion solute solvent from higher concentration to lower concentration, right। अभी मैंने जो एग्जांपल दिया आपको, मेरा मतलब टीचर एंड स्टूडेंट आपका, सो उसी से आपको ये रिलेट कर कर चलना है। सो यहाँ पर पैसिव डिफ्यूजन क्या होता है, इन दिस द सेल मेम्ब्रेन प्लेज अ पैसिव रोल in the transport of substance across it, and it can occur either through lipid matrix of the membrane or with the help of channels. यहां पर देखो ये जो है, ये पैसिव डिफ्यूजन में क्या होने वाला है, यहाँ पर मूवमेंट होगा, मूवमेंट बिकॉज ऑफ व्हाट, ग्रेडियंट, देयर विल बी नो स्पेंडिंग ऑफ एनर्जी। और ये जो है ये लिपिड के सतह पर से भी हो सकता है या तो थ्रू द चैनल्स भी हो सकता है। कौन से चैनल्स, प्रोटीन चैनल्स। सो लेट्स डिस्कस अहेड, राइट। सो यहां पर देखो, यहां पर आप
ये स्लाइड देख रहे हो, यहाँ पर मोमेंट आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर सिंपल डिफ्यूजन दिख रहा है, यहाँ पर लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स का थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स कहाँ से जाएंगे? थ्रू दिस लिपिड लेयर। बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से यहाँ पर डायग्राम दिया हुआ है, राइट। यहाँ पर क्या हो रहा है? मूवमेंट ऑफ द गैसेस, वाटर एज वेल एज द गैसेस। वाटर का जाहिर सी बात है मूवमेंट कहाँ से होगा? थ्रू द राइट। सो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और यहाँ पर है पैसिव डिफ्यूजन। यहाँ पर देखो ये रेड रेड मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं, इस तरफ ज्यादा है, इस तरफ कम है। सो दिस हायर कॉन्सेंट्रेशन, दिस इज लोअर कॉन्सेंट्रेशन। तो यहाँ पर क्या है? कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंस है। तो यहाँ पर ये जो रेड मॉलिक्यूल्स है ये इस तरफ क्या करेंगे? ट्रांसपोर्ट कर जाएंगे। फिर से बता रहा हूं, यहाँ पर आपको मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं, राइट। या इस तरफ जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ज्यादा हैं सॉल्यूट के, और इस तरफ मॉलिक्यूल्स सॉल्यूट के क्या हैं? कम हैं। तो यहाँ पर दोनों जगह पर आप देखोगे तो एक ग्रेडियंट है, कॉन्सेंट्रेशन का ग्रेडियंट है, डिफरेंस है। यहाँ ज्यादा है और यहाँ कम है। तो यहाँ पर क्या होने वाला है? ट्रांसपोर्ट। विच टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट? विच टाइप ऑफ डिफ्यूजन? पैसिव डिफ्यूजन। पैसिव डिफ्यूजन याद रखना है, नो एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी एंड द ट्रांसपोर्ट इज ड्यू टू द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, राइट। सो यहाँ पर देखो ऑलरेडी ये डायग्राम में ब्यूटीफुल तरीके से दिखाया हुआ है। अब इस तरफ आते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन याद रखना है, यहां पर जो ट्रांसपोर्ट होगा, यहां पर वाटर मॉलिक्यूल दिए हुए, राइट, ये आपको दिख रहा होगा, राइट। सो यहां पर जो ट्रांसपोर्ट होगा इट विल बी थ्रू द कैरियर प्रोटीन्स, इंट्रिंसिक प्रोटीन्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट होगा। और यहां पर भी सेम फंडा यूज करना है, हाई कॉन्सेंट्रेशन लो कॉन्सेंट्रेशन, हाई कॉन्सेंट्रेशन लो कॉन्सेंट्रेशन। बस ये दोनों में फर्क क्या है? यहां पर हम कैरियर प्रोटीन इस्तेमाल कर रहे हैं और यहां पर इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो याद रखना है, दिस इज पैसिव डिफ्यूजन एंड दिस इज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। पैसिव डिफ्यूजन, देयर इज नो एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, देयर इज नो यूज ऑफ कैरियर प्रोटीन्स। movement or transport of the solid is due to the concentration gradient. इस तरफ याद रखना है, again no expenditure of energy but use of carrier proteins. Again the transport is due to concentration gradient. Okay, so आगे बढ़ते हैं। So यहाँ पर देखो ये पैसिव डिफ्यूजन शो कर रहा है और ये क्या शो कर रहा है? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन या फिर ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट क्लियर रखना है, पैसिव मतलब देयर इज नो यूज ऑफ एनर्जी, देयर इज नो यूज ऑफ एनर्जी मतलब देयर इज नो यूज ऑफ एटीपी एंड द ट्रांसपोर्ट इज ड्यू टू द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। नेक्स्ट है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। याद रखो ए फॉर एक्टिव एंड ए फॉर एटीपी। ए फॉर एक्टिव एंड ए फॉर एटीपी का मतलब है यहां पर एटीपी का यूज होगा, मतलब देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ एटीपी फॉर ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट मतलब एक मॉलिक्यूल को दूसरे मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल को एक जगह से दूसरे जगह पर जाने के लिए देयर विल बी अ नीड ऑफ एटीपी व्हिच वाज नॉट सीन इन द केस ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट। इट इज द मूवमेंट, ओके लेट्स डिस्कस एक्टिव ट्रांसपोर्ट। It is the movement of material across the membrane against their chemical concentration. यहाँ पर जो movement होगा it is not due to the difference. याद रखना है स्टूडेंट, active transport does not occur due to concentration gradient or electrochemical gradient, and it requires energy which is provided by the ATP molecule. बहुत क्लियर रखना है। It takes place through the agency of special organic molecules called carrier proteins. अब इसमें याद रखना है अगेन किसका रोल है? इंट्रिंसिक प्रोटीन्स का, which will be behaving as carrier proteins. हमने फंक्शंस में पढ़ा था कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है उस पर प्रोटीन्स हैं जो कि कैरियर का काम कर रहे हैं, एंजाइम का काम कर रहे हैं, रिसेप्टर्स का काम कर रहे हैं। बहुत क्लियर रखो। आगे बढ़ते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। Active transport occurs in both cases, ions as well as non-electrolytes. Example is salt uptake cell, NaCl uptake by the plant cell. Second example यहाँ पर दिया हुआ है active transport का। Many animal cells operate a sodium potassium exchange pump. Na और K+ का exchange होता है
at their plasma membrane with the help of the enzyme ATPase which function as carrier molecule. ये दो एग्जांपल याद रखना है. पहला एग्जांपल है ट्रांसपोर्ट ऑफ NaCl इन केस ऑफ प्लांट सेल. दूसरा एग्जांपल है एनिमल सेल में सोडियम पोटेशियम का एक्सचेंज होता है और यहाँ पर एक कैरियर होता है और उस कैरियर एंजाइम का नाम है ATPase. ATPase एक एंजाइम है जो क्या करेगा, ATP को हाइड्रोलाइज्ड कर देगा. हाइड्रोलाइज्ड मतलब ATP के अंदर जो एनर्जी है उसको रिलीज करेगा और वो जो रिलीज हुई एनर्जी है उससे पोटेशियम और सोडियम का एक्सचेंज होगा, पंपिंग इन एंड आउट होगा. सो लेट्स मूव अहेड. यहां पर देखो क्लियरली आपको दिख रहा है एक्टिव ट्रांसपोर्ट. तो यहां पर देखो अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर हाई कॉन्सेंट्रेशन है, बाहर से कोई मतलब ही नहीं, राइट. बाहर कॉन्सेंट्रेशन कुछ भी हो, राइट. अगर पैसिव ट्रांसपोर्ट होता तो यहां से यहां मूव करता, राइट. अगर पैसिव ट्रांसपोर्ट होता तो यहां से मॉलिक्यूल बाहर मूव करते, बट एक्टिव ट्रांसपोर्ट है ना. तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में याद रखना है कि ये कैरियर प्रोटीन है विच इज एन एंजाइम. ये एक एंजाइम है. ये एंजाइम पर कौन बाइंड होगा, सबस्ट्रेट. सबस्ट्रेट मतलब वो मॉलिक्यूल जिसको अंदर लेकर जाना है. तो ये हो गया अपना एंजाइम, इस पर बाइंड हो रहा है सबस्ट्रेट. अब क्या होगा, ये सबस्ट्रेट जो है ये किस तरफ मूव कर जाएगा, अंदर, बाय फ्लिपिंग. ये फ्लिप हो गया. अब फ्लिप क्यों हुआ, बिकॉज इसको एनर्जी मिली है. आपको दिख रहा है यहाँ पर एनर्जी मिली हुई है. तो यहाँ पर 2 से 3 बातें याद रखना है. पहली बात क्या है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में इट इज अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट. वहां पर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट वाला कोई भी फंडा नहीं चलता है. भले ही कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो कम हो, एक मॉलिक्यूल है उसको ट्रांसपोर्ट होना ही है. और यहाँ पर किसका इस्तेमाल होता है, कैरियर प्रोटीन, एग्जाम्पल एंजाइम्स, राइट. और यहाँ पर फ्लिप हो रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर दिखाई गई है, राइट. सो ये डायग्राम बहुत अच्छे से समझकर आगे बढ़ो. नेक्स्ट है बल्क ट्रांसपोर्ट. ओके बच्चों, बल्क ऑलरेडी मैंने बता दिया है कि बल्क मतलब होगा बहुत ज्यादा क्लस्टर में ट्रांसपोर्ट होगा, राइट. सो यहां पर भी याद रखना है कैरियर का इस्तेमाल होता है. यहां पर भी सेम, देयर इज नो phenomena of concentration gradient. So let's discuss the bulk transport. It involve enclosure of the material under transport. It involve enclosure of the material under transport. इसका मतलब क्या करने वाले हैं, जो चीज ट्रांसपोर्ट होनी है उसको पैक कर लेंगे. जैसे आपने वेफर्स देखा होगा, राइट. वेफर्स को क्या किया जाता है, चिप्स ले लो. चिप्स को क्या किया जाता है, एक पैकेट में रैप कर उसको थ्रू द व्हीकल्स ट्रांसपोर्ट किया जाता है. सेम फंडा यहाँ पर है कि यहाँ पर जो मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करना है उसको क्या किया जाएगा, पैक किया जाएगा. और जो पैकिंग होती है उसको बोलते हैं वेसिकल. किस चीज में पैक होता है, वेसिकल्स. मटेरियल किस चीज में पैक होगा, वेसिकल्स. जैसे वेफर्स का रैपर होता है वैसे ही इस मटेरियल के लिए क्या होगा, वेसिकल्स. वेसिकल्स एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होगा. दिस वेसिकल्स विल बी कॉल्ड एज कैरियर वेसिकल्स, बिकॉज वेसिकल के अंदर आपका मटेरियल रखा जाएगा और उसको सेल के अंदर बाहर ट्रांसपोर्ट किया जाएगा. द इनवर्ट ट्रांसपोर्ट ऑफ कैरियर वेसिकल इज कॉल्ड एंडोसाइटोसिस. मतलब क्या, अब अगर कोई मटेरियल वेसिकल के साथ सेल के अंदर जाएगा तो उसको बोलेंगे एंडोसाइटोसिस. फिर से बता रहा हूं, जब कोई भी मटेरियल वेसिकल्स के साथ सेल के अंदर जाएगा उसको बोलेंगे एंडोसाइटोसिस. द इनवर्ट ट्रांसपोर्ट of carrier vesicle is called endocytosis, while the outward transport of substance by means of carrier vesicles is called exocytosis. क्लियर रखना है ये चीज कि जब अंदर आएगा वेसिकल के साथ मटेरियल तो बोलेंगे एंडोसाइटोसिस, और जब वेसिकल्स की मदद से कोई मटेरियल कोई सब्सटेंस बाहर जाएगा उसको बोलेंगे एक्सोसाइटोसिस. अब ये किसमें कॉमन होता है, इट इज कॉमन इन सिक्रीटरी एंड एक्सक्रीटरी सेल्स. किसमें कॉमन होता है, सिक्रीटरी एंड एक्सक्रीटरी सेल्स. एक्सक्रीटरी सेल्स मतलब नेफ्रॉन्स, इसके अलावा गॉबलेट सेल्स, ठीक है. सो कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पर सेल्स के. अब ये जो बल्क ट्रांसपोर्ट है इसके 2 मेथड है. पहला है पिनोसाइटोसिस, दैट मींस सेल ईटिंग.
पिनोसाइटोसिस मतलब क्या होता है? सेल ईटिंग। और फैगोसाइटोसिस मतलब क्या होता है? सेल ड्रिंकिंग। इसको याद रखना है कि पिनोसाइटोसिस मतलब क्या होता है? सेल ईटिंग, एंड फैगोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है? सेल ड्रिंकिंग। सो यहां पर एक एग्जांपल दिया हुआ है। ओके, देखो ये सेल मेम्ब्रेन है, राइट? तो ये किस शेप में थोड़ा आ चुका है? यू शेप, सी शेप। तो यहां पर क्या हुआ? ये सब्सटेंस है, ये इसके अंदर आया, तो ये कुछ इस तरीके से पैक हो गया, अंदर आ गया, राइट? तो यहां पर पैकिंग होने के बाद ये अंदर आ रहा है, तो इसको बोलेंगे एंडोसाइटोसिस। और यहां पर आप देखोगे तो यहां पर आपको दिखेगा कि जो पैकिंग है, यहां पर जो पैकिंग है, ये पैक्ड होके ऐसे बाहर थ्रो कर रहा है, दैट इज एक्सोसाइटोसिस। तो ये दो चीज याद रखनी है, एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। ठीक है, ये डायग्राम ऑलरेडी आपको सारी चीजें एक्सप्लेन कर रहा है। ओके, सो दिस इज अबाउट पिनोसाइटोसिस एंड साइटोसिस। ओके, सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि लेक्चर जो है आज का काफी इंटरेस्टिंग लगा हो आप सभी को, बिकॉज हमने ये थोड़ा न्यू मेथड से ट्राई किया है rather than the normal lectures. Okay, thank you so much.